हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। और हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वुमेन जो थी वो स्पिनिंग किया करती थी। अब देखिए, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको नाम बिल्कुल याद होने चाहिए कि किस तरीके से किसने किस चीज़ का कब इन्वेंशन किया। तो जो फ्लाइंग शटल लूम था उसको डिज़ाइन किया था जॉन के ने। 1704 से 64 तक इनका लाइफ स्पैन था। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने। वाटर फ्रेम रिचर्ड अकराइट ने। और म्यूल जो था ये मशीन इन्वेंट करी थी सैमुअल क्रॉम्पटन ने। बहुत सारी इन्वेंशंस जो थी, जो साइकिल ऑफ इन्वेंशंस थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी थी स्पिनिंग और वीविंग में। जब पावर लूम का इन्वेंशन होता है बाय एडमंड कार्टराइट इन 1787, तब के बाद से इट वाज सो इजी टू वर्क और इसने ऑटोमेटिकली जो टाइम था वो रिड्यूस कर दिया था। ये देखिए, ये मैप दे रखा है ब्रिटेन के कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में। ये देखिए ग्लासगो, ये न्यू कैसल, लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। बर्मिंघम बहुत इम्पोर्टेंट है। लंदन, लंदन तो इम्पोर्टेंट है ही। और ये इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यहाँ पे फ्रांस आता है। जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटेन्स थे, उन्होंने आराम से अपना कंट्रोल बना रखा था बाकी सारी कंट्रीज की मार्केट पे। उन्होंने कॉलोनी बना के, ताकि जो उनकी मार्केट है वो कभी ख़त्म ना हो। अब जो इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा डिपेंड थी वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। दैट वाज जस्ट लाइक अ अगली फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और कुछ और अगली फेसेस थे जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। स्टीम पावर की अगर हम बात करें, तो जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्टीम जो था ना वो ट्रिमेंडस पावर बना सकता था, तो इसकी डिमांड बहुत ही लार्ज स्केल पे बढ़ी थी। मतलब इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो गया था। अब वाटर को एज अ हाइड्रोलिक पावर यूज़ किया जाता था और वो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी था सेंचुरीज तक। लेकिन ये लिमिटेड था कुछ ही एरियाज तक, कुछ ही सीजन्स तक और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर तक। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करना था। अब जो स्टीम पावर थी, इसने क्या करा, ये प्रेशर बनाती थी हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी है उसको इनेबल किया जा सकता था। यानी कि जो स्टीम पावर है वो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी थी जो रिलायबल भी थी, इनएक्सपेंसिव भी थी। और इतनी रिलायबल और इनएक्सपेंसिव थी कि मैन्युफैक्चर जो था, मतलब मैन्युफैक्चरर मशीनरी इजीली मैन्युफैक्चर कर सकता था। अब स्टीम पावर जो थी पहली बार यूज़ करी गई थी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब जैसे ही डिमांड बढ़ती है कोल की, मेटल की, तो जो एफर्ट्स थे ऑब्टेन करने के लिए, जो डीपर माइंस को खोजने के, और भी इंक्रीज होने लग गए। पर आप ये देखिए, जो फ्लडिंग थी ना माइंस की, वो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। क्योंकि कोई भी माइन है, अगर वहाँ पे बाढ़ आ जाती थी तो सत्यानाश हो जाता था, तबाही मच जाती थी। अब जो थॉमस सेवरी हैं हमारे, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिल्ट किया एक मॉडल किसका, स्टीम इंजन का, जिसको उन्होंने बोला माइनर्स फ्रेंड। इसका काम क्या था, ये सिंपली माइंस को ड्रेन करने का काम करता था। माइंस को ड्रेन करने का काम इन द सेंस, जब बारिश के पानी से सब चीज़ें भर जाती थी तो वो उसको साफ सफाई करने का काम इससे कराया करते थे। अब ये इंजन्स धीरे धीरे वर्क करते थे, और अगर जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाती थी इंजन का जो स्पीड था उतना कम होता जाता था। और जो बॉयलर था वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो वो बर्स्ट आउट हो जाता था। उसके अलावा जो दूसरा स्टीम इंजन था उसको बनाया था थॉमस न्यू कॉमन ने इन 1712 में। अब इसका मेजर डिफेक्ट क्या था कि अगर ये कंटिन्यूस इसमें कूलिंग होती थी, ये एनर्जी ही लूज कर देता था, और जैसी एनर्जी लूज वैसे ही सब काम बंद। अब जो स्टीम इंजन था, जो लाइक कोल जो यूज़ किया जाता था कोल माइंस में, कब तक, जब तक जेम्स वॉट ने एक मशीन डेवलप नहीं करी। अब भाई साहब, ये जेम्स वॉट आते हैं, आम राइडर प्रोवाइडर, ऐसे करके वो आते हैं, और उन्होंने एक डेवलप करी मशीन 1769 में। अब जो जेम्स वॉट का इन्वेंशन था, उसने क्या करा, उसने कन्वर्ट कर दिया स्टीम इंजन को एक नॉर्मल पंप से
प्राइम पावर में, क्योंकि वो जो मशीन उसने बनाई थी, जो डेवलप करी थी, वो कैपेबल थी प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्रीज। अब इनका साथ दिया था मैथ्यू बोल्टन ने, जो एक वेल्दी मैन्युफैक्चरर थे, और उन्होंने क्रिएट किया सोहो फाउंड्री। सोहो फाउंड्री वाज अ फैक्ट्री, ये बर्मिंघम में थी 1775 में। इस फाउंड्री से, इस इंडस्ट्री से वॉट का जो स्टीम इंजन था वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बहुत ही बड़े नंबर्स में। और एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो वॉट का स्टीम इंजन था उसने सारी हाइड्रोलिक पावर को रिप्लेस कर दिया। अब जो वाट्स का इन्वेंशन था वो सिर्फ स्टीम इंजन तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने केमिकल प्रोसेस से जो एक मशीन बनाई जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करती थी। उन्होंने क्रिएट करा एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है। और आज मैकेनिकल एनर्जी का इंडेक्स जो है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो हॉर्स पावर ही होता है। हॉर्स पावर उन्होंने कैसे निकाला था, उन्होंने वॉट के पावर को इक्वेट किया था एबिलिटी ऑफ हॉर्स की, लाइक 1 मिनट में 1 फुट से जो एक हॉर्स है वो कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। दैट वाज अराउंड 33,000 पाउंड्स। तो एक हॉर्स पावर भी लगभग 746 वॉट्स के आसपास ही होती है। ये देखिए हॉर्स को व्हील में टर्न कर रखा है ग्राइंड मिल में। अब जो यूज था स्टीम का, इन्होंने रिड्यूस कर दिया था। जो मैन पावर था और हॉर्स पावर था उसका काम रिड्यूस कर दिया था स्टीम इंजन ने। ठीक। अब जो कैनाल्स एंड रेलवेज थे ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो कैनाल्स थे वो इनिशियली बिल्ट हुए थे ताकि ट्रांसपोर्ट कर सकें कोल को सिटीज़ में, क्योंकि बल्क में कैनाल वगैरह बल्क में कोल वगैरह जाता था और रोड से ट्रांसपोर्ट करना इसको बड़ा महंगा पड़ता था, स्लो भी होता था। तो जो डिमांड थी कोल की एज एन इंडस्ट्रियल एनर्जी और एज अ हीटिंग लाइटिंग होम्स में, सिटीज़ में, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रही थी। अब जिसकी वजह से फर्स्ट इंग्लिश कैनाल बनाया गया था, और फर्स्ट इंग्लिश कैनाल जो था उसका नाम क्या था, उसका नाम था वर्सले कैनाल। और ये बनाया किसने था, ये बनाया था जेम्स ब्रिंडली ने। मतलब उसका सिर्फ एक ही पर्पस था। क्या पर्पस उसका था कि जो कोल को कैरी कर सके कोल डिपॉजिट से, जो वर्सली के पास था नियर मैनचेस्टर, और उस सिटी तक ले जा सके जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। और जब कैनाल मतलब इस तरीके से ये कैनाल जो थी वो वर्क किया करती थी। और जैसे ये कैनाल बन गई, जब रोड्स थी तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता था, बट कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो कॉस्ट हो गई थी ना, लगभग आधी हो गई थी। कैनाल्स यूजुअली बिल्ट किए जाते थे बड़े लैंड ओनर्स के द्वारा टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माइंस, ताकि उनकी माइंस की वैल्यू बढ़े, क्योंकि उनकी माइन के पास कैनाल है तो वहाँ से ही सप्लाई होगी और लोग वहीं से सप्लाई लेना पसंद करेंगे जहाँ से सस्ती सप्लाई है। क्वेरीज या फॉरेस्ट जो थे उनके लैंड के आसपास, उन सब से ये जो रिच लोग थे उन्होंने कैनाल्स बनवाना शुरू कर दिया था। अब नए नए मार्केटिंग सेंटर्स नए टाउन में बनने शुरू हो गए जैसे ही कैनाल्स बने। जैसे सिटी ऑफ बर्मिंघम जो थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी थी, उन्होंने कैनाल सिस्टम कनेक्ट कर दिया था लंदन से ब्रिस्टल चैनल के द्वारा, और उसके अलावा मर्सी और हम्बर रिवर्स के थ्रू भी ये काम उन्होंने किया था। लगभग 30 साल के अंदर 1760 से 1790 तक 25 नई कैनाल बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो थे वो शुरू हो चुके थे। मतलब इस पीरियड को कैनाल मानिया भी बोला जाता है, 1788 से 1796 के पीरियड को। मतलब इसमें तो 46 नए प्रोजेक्ट और आ गए थे, और लगभग अगले 60 साल में 6000 मील्स जो थी कैनाल की वो बिल्ट हो चुकी थी। अब पहला जो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव था दैट वाज स्टेफेंसन्स रॉकेट, ये 1814 में आया। अब रेलवेज जो थे एक तरीके से नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इमर्ज हो रहे थे, जो कि थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल थे, क्योंकि कैनाल्स में आप ये देखो अगर बाढ़ बाढ़ आ जाती थी, बारिश हो जाती थी, तो वो भर जाते थे। अब रेलवेज कैरी करने में चीप भी थे, फास्ट भी थे, इनके अंदर पैसेंजर्स भी जा सकते थे, गुड्स सामान भी जा सकता था। तो उन्होंने दो इन्वेंशंस को कंबाइन किया, आयरन ट्रैक बिछाया। पहले वो वुडन ट्रैक बिछाते थे, तो आयरन, उन्होंने वुडन ट्रैक को रिप्लेस किया आयरन ट्रैक से, क्योंकि उनके पास अब आयरन काफ़ी सारा बन रहा था। और उसके अलावा जो ट्रेन था, जो रेलवे था, उस पर स्टीम इंजन लगाया। अब जो इन्वेंशन था रेलवेज के, इन्होंने
टू लाइक ऐसा लगा कि पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को उन्होंने सेकेंड स्टेज में पहुंचा दिया। 1801 में रिचार्ड ट्रेविथिक जो थे, उन्होंने एक इंजन बनाया जिसको पफिंग डेविल बोलते थे, जो ट्रक्स को पुल किया करता था माइन के आसपास। और जिससे मतलब ये ट्रेन का आइडिया जो था ना और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। 1814 में जो रेलवे इंजीनियर थे जॉर्ज स्टेफनसन, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक लोकोमोटिव जिसको उन्होंने बोला द ब्लशर, या द ब्लूशर भी बोलते हैं इसको, जो पुल कर सकता था वेट अप टू 30 टन्स, लाइक 30 टन्स अप अ हिल एट 4 mph की स्पीड पे। अब देखिए, जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी उन्होंने कनेक्ट किया था सिटीज ऑफ स्टॉकटन टू डार्लिंगटन इन 1825। 9 माइल्स का डिस्टेंस था, 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा था। 9 माइल्स का डिस्टेंस जो कंप्लीट होता था 2 आवर्स में एट अ स्पीड ऑफ 24 kph का स्पीड था। एंड जो नेक्स्ट रेलवे लाइन थी वो कनेक्टेड हुई लिवरपूल से मैनचेस्टर में 1830 में, और विद इन 20 साल के अंदर जो स्पीड थी इनकी वो लगभग 30 से 50 माइल एन आवर तक पहुंच चुकी थी। बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट था। अब 1830s में जो यूज़ था कैनाल्स का, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स रिवील करी। किस तरीके की प्रॉब्लम्स की, जो कंजेशन था वेसल्स का, उन्होंने मूवमेंट को स्लो कर दिया। लाइक किस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारा वहाँ से माल ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया था। उसके अलावा फ्लड और ड्रॉट ने उनके टाइम को लिमिट कर दिया था और उनके यूज़ को लिमिटेड कर दिया था। रेलवेज एक कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव थे। लगभग 6000 माइल जो रेलवे थी वो ओपन हुई थी ब्रिटेन में 1830 से 1850s के बीच में। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें थी जो शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर कर रही थी। अब लिटिल रेलवे मैनिया की अगर हम बात करें तो वो 1833 से 37 तक 1400 माइल ऑफ लाइन जो थी वो बिल्ट हो चुकी थी, और बिगर मानिया में 9500 माइल्स ऑफ लाइन जो थी वो सेंक्शन हो चुकी थी। अब उन्होंने बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ कोल आयरन यूज़ किया था, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय किए थे और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वगैरह में लगाए थे, पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज में लगाए थे। अब जो मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड था वो कनेक्टेड हो गया था रेलवे से बाय 1850। 1850 तक बहुत मेजर पार्ट जो था इंग्लैंड का वो रेलवे से कवर हो चुका था। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.